अस्सलाम नाज़रीन, पेट्रोल के बॉम्ब शेल के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल नोटिस लिया और उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत के इजाफा आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, गलत है और ये बर्बरियत है। एक सेकंड, सॉरी, नहीं, ये उन्होंने ट्वीट किया था जब इमरान खान साहब दौर में 1 रुपये तेल की कीमत बढ़ी थी। अपने दौर में 7 रुपये बढ़ा बढ़ा के आवाम का खून चूसने के बावजूद बिल्कुल खामोशी है सरकार की तरफ से। सरकार ने जो भी रिलीफ की शक्ल में आपको डगोसला अपनाया था बिजली के मामले में, उन्होंने वो भी वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि जो हमने आपको रिलीफ पैकेज 7 रुपये का ऑफ़र किया था वो हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम आपको ये दे ही नहीं सकते थे पहले भी, क्योंकि IMF हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। जब हम कहते हैं इस बजट में कोई रिलीफ नहीं था, ये सिर्फ जुल्म और बर्बरियत थी, उसकी ये वजह थी। 7.41 रिलीफ के बजाय अब आपको 1.55 पर यूनिट रिलीफ मिलेगा और ये रिलीफ कितनी देर रहता है देखा जाएगा। लेकिन हम सबको ये पता है कि बजट की आमद से महंगाई में शदीद इजाफा हो रहा है। हर आने वाले दिन में अवामुन्नास को स्क्वीज़ किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इस मुल्क में ना रहें, और अगर रहें तो बिल्कुल खामोश एक पार्टिसिपेंट की तरह रहें। इस सारे दौर के अंदर जब आप सोचेंगे सरकार के पास पैसा नहीं है, वो निचोड़ रही है आवाम को पैसे के लिए, तो 100 बिलियन रुपए की सब्सिडी दी गई है नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत, ताकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट कर सकें। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक तरफ प्रमोट करना चाहते हैं ताकि आप इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकें। फनली इनफ आपके इन्वायरमेंट पे जो डैमेजेस हैं वो इस वजह से नहीं कि आपकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो इस वजह से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत बुरा है मुल्क के अंदर। कराची के अंदर तो नॉन एग्जिस्टेंट है और पंजाब के अंदर भी जो एग्जिस्ट करता है वो लिमिटेड है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि सरकार टैक्सेशन ज़्यादा करती है, गाड़ी इस्तेमाल करने पे टैक्सेशन इंक्रीज़ करती है ताकि वो अपनी पब्लिक लेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को प्रमोट कर सके। लेकिन हमारी सरकार ये नहीं कर सकती, तो इसलिए उन्होंने 100 बिलियन की सब्सिडी लॉन्च कर दी है इलेक्ट्रिक मोटर नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बजट पे ज़ोर पड़ेगा, आपके फॉरेन एक्सचेंज पे ज़ोर पड़ेगा, आपको मज़ीद लोन्स उठाने पड़ेंगे। तो एक तरफ सरकार हमें बिजली की मद में रिलीफ नहीं दे सकती, पेट्रोल की मद में रिलीफ नहीं दे सकती, वहाँ पे टैक्स बढ़ाई जा रही है, रिकवरी की जा रही है और साथ ही 100 बिलियन की सब्सिडी अनाउंस कर देती है। इस सब्सिडी की बेनिफिशरी कौन है ये भी वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह इस पर हम भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? अवामुन्नास का। अवामुन्नास के लिए यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल हो गया है। सरकार का फोकस किस चीज़ पे है? अली अमीन गंडापुर के ऊपर। अली अमीन गंडापुर जो KP के मिनिस्टर हैं, जिनकी अपनी पोजीशन बहुत टेनुअस है जमात के अंदर भी, यानी PTI के अंदर भी, उनके खिलाफ नॉन बेरेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया असला वाले केस में। कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट या फिर कोर्ट जो है वो इस चीज़ का नोटिस नहीं लिएगा जो दिन दिहाड़े कत्ल हो रहा है अवाम ऑफ पाकिस्तान का, जो इस गर्मी के शदीद दौर में घर का पंखा नहीं चलाती बिजली के बिल के डर से, जिनके लिए रिलीफ ख़त्म हो चुका है, जो सिंपल प्रोडक्ट्स लाइक चीनी जिसकी कीमत सोर कर रही है और जिसको कॉम्बैट करने के लिए 5 लाख टन इंपोर्ट किया जा रहा है, जो 1.5 मिलियन टन बाहर भेजा गया था उसकी बात नहीं होगी, लेकिन जो 5 लाख टन इंपोर्ट किया जा रहा है उसका डंडोरा पीटा जा रहा है कैसे अवाम को ये बचा लेगा, खाक बचाएगा। आप अगेन अपने फॉरेन एक्सचेंज पे जोर लगाएंगे, तो इसके ऊपर कोई कोर्ट एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अली अमीन के अनबेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हो गए हैं उसी असला केस के अंदर। होने वो भी इशू चाहिए, उनको उसके अंदर भी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो असला लेके फिर रहे थे, और साथ ही साथ अवाम का मैंडेट के ऊपर फोकस होना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब आपके मुल्क में जमहूरियत हो। अगर आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल नहीं एग्जिस्ट करती, तो फिर कोर्ट्स भी ये केसेस टेकअप नहीं करते। और 26वीं यानी तरमीम के बाद निज़ाम ऐसे कर दिया गया कोर्ट्स का कि कोर्ट्स अगर कोई भी सरकार की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो फिर आप मुझे बताएं कि आप 40-50 साल के जज हैं, आप क्यों ये पंगा लेंगे कि लाहौर में आपकी फैमिली सेटल्ड है, उठा के आपको भेज दिया जाए क्वेटा? ये प्रॉब्लम है। इसीलिए हर जमहूरियत के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये सेपरेट रहते हैं। ये आपस में सुपरसीडिंग पावर्स नहीं रखते। जुडिशरी सब पे सुप्रीम नहीं होती, एग्जीक्यूटिव सब पे सुप्रीम नहीं होता, लेजिस्लेचर सब पे सुप्रीम नहीं होता। एक बैलेंस ऑफ पावर होता है जो हमने फंडामेंटली डिस्टर्ब कर दिया।
आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। इस दौर के अंदर नूरा कुश्ती भी चल रही है। ख्वाजा आसिफ इशारे कर रहे हैं, आंख मचोली खेल रहे हैं कि पीपीपी बल अनकरीब फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएगी। इस पर शर्जील मेमन जो मिनिस्टर हैं सिंध के, वो फरमाते हैं कि हमें फॉर्मल इन्विटेशन तो अभी तक नहीं आई, लेकिन आएगी तो हम इस पर ज़रूर सोचेंगे। अजीब खेल है। अवाम को इनमें से कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन ये आपस में खेलते रहते हैं। फिक्स T20 का मैच कि मैं तुम्हें लूज बॉल दूंगा, तुम छक्का पार्क से बाहर मारना। बिलावल साहब तकरीर करते हैं इंडिया की बेइज्जती करते हुए, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं बिलावल की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम बहुत अच्छा है। टोटल अल्लाह ने हमारा साथ दिया और उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेस थी जिन्होंने साथ दिया और पाकिस्तान की अवाम ने साथ दिया। सिविलियन लीडरशिप का कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई काम नहीं था। लेकिन फिर भी एक दूसरे को ये नेशनल चैनल्स पे आके सहरा रहे होते हैं, खुश कर रहे होते हैं और उनको लगता है अवाम बेवकूफ़ है, मान जाएगी। नहीं, अवाम इस वक्त जमहूरियत में मानती है कि भाई जिसको हम वोट देंगे उसको इक़्तिदार में बैठाएंगे और जिसको हम इक़्तिदार से ख़ुद निकालेंगे उसको दोबारा कभी हम अंदर नहीं आने देंगे। शायद यही वजह है कि नून लीग और PPP की इतनी पोर परफॉर्मेंस थी 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी थी। और अगर PTI का टेन्योर कंप्लीट होता और अवाम उन्हें रिजेक्ट कर दी तो PTI की भी वापसी मुश्किल थी। अवाम को आप बेवकूफ़ समझना छोड़ दीजिए। वो डिस्पाइट ऑल प्रोपेगेंडा, डिस्पाइट डिफरेंट प्रोपेगेंडा बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, फिर भी सच तक पहुंच रही हैं। क्वाड की मीटिंग हुई। क्वाड क्या है? क्वाड एक ग्रुप क्रिएट किया गया था 4 सो कॉल्ड बड़ी ताकतवर कंट्रीज़ का, जिनका मकसद था दुनिया को बताना कि हम भी एक फ़ोर्स हैं। उस क्वाड के अंदर कौन कौन शामिल है? उसके अंदर शामिल था यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये बनाया गया था चाइना की राइजिंग पावर एशिया में काउंटर चेक करने के लिए। उस क्वाड ने एक अजीब सी हरकत कर दी। मोदी साहब भी बैठ के सोचते होंगे भाई मुश्किल दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन आए ही नहीं रहे। ठीक है, उनको भी लगता है किसी ने पुराने पाकिस्तान में धकेल दिया जहाँ पे सिर्फ नेपोटिज्म और करप्शन चलती है। क्वाड ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद उन्होंने कंडेम किया पहलगाम के अटैक को, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था वहाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहलगाम पाकिस्तान ने करवाया, यानी इंडिया के वहाँ होने के बावजूद वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान को मजबूर नहीं कर पाया कि वो जॉइंट स्टेटमेंट दें इसके ख़िलाफ़। जब जॉइंट स्टेटमेंट की बात थी SCO की, वहाँ से तो इंडिया भाग गया, क्योंकि वहाँ पे तो लिखा हुआ था कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और फॉरेन एंटिटीज़ और पाकिस्तान के क्लासिक एनिमीज़ करवा रहे हैं। लेकिन पहलगाम की बारी ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरा इंडियन नैरेटिव क्रम्बल हो रहा है। कभी कभार ना हम खुद हैरान होते हैं कि पाकिस्तान के इतने अच्छे दिन इंटरनेशनली कैसे आ गए। शायद हमारे दुश्मन ही बेवकूफ़ हैं, वो नाअहल हैं, वो अंडर एस्टिमेट करते थे पाकिस्तान की पावर इटसेल्फ। इसी चपेट के बाद बिलावल साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा हम इंडिया के साथ फिनोमिनल पार्टनरशिप बनाने को तैयार है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। यानी सोने पे सुहागा। इंटरनेशनली भी इंडिया को चपेटें पड़ी, जंग में भी चपेटें पड़ी। अब बिलावल उनको ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड कर रहा है। ये वही है ना कि जब बड़ा भाई आपको कुटता है तो बाद में फिर आपको टॉफ़ी खिलाता है कि चलो कुछ नहीं, तुम छोटे भाई हो। तो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप में, जहाँ पे इंडिया ने सारी उम्र एक तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि पाकिस्तान उसका भाई बन सकता है, सारी उम्र कहा था कि ये पता नहीं कौन सुतेला है, ये कैसे हमसे अलहदा हो गया। अब उसको मजबूर हो रहा है एक्सेप्ट करने के लिए। पाकिस्तान ना तो सिर्फ उसका एक भाई है, नेबरिंग नेशन है, बल्कि शायद कुछ मामलात में उससे ताकतवर है। इंडियन मीडिया जितना मर्जी स्पिन करे, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करे, इस चीज़ से तो वो एस्केप कर नहीं पा रहे और हर आते हुए दिन में कोई ना कोई नई चपेट उनके मुंह पे पड़ जाती है। आप यकीन करें, हम ये चैनल 2.5 साल से चला रहे हैं, इतने बुरे दिन इंडिया के हमने नहीं देखे, और वो भी पाकिस्तान के हाथों। मैं इंडिया ने कनाडा में एस्पियोनाज करके बंदे कत्ल करवाए, अमेरिका में करवाए, तो अमेरिका और कनाडा ने डिफरेंटली रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान ने तो छितर ही मारना शुरू कर दिया और इंटरनेशनली भी कम्पीट करना शुरू कर दिया। छेड़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। पर जो अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ा है। गंडापुर साहब पे पर्चे हो गए, लेकिन PTI के अंदर एक और तमाशा शुरू हो गया KP में। अब जो पार्टी के चेयरपर्सन हैं फॉर KP के,
जुनैद अकबर साहब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बैरिस्टर सैफ और केपी गवर्नमेंट पे कि ये मुझे अंडरमाइन कर रहे हैं, मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे। कह रहे हैं जो जो MPs मेरे साथ मिलके रैलियां निकालते हैं उनके डेवलपमेंटल फ़ंड ये कैंसिल कर देते हैं। यानी कि अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ, केपी की गवर्नमेंट बैठ के नोट करती है कि कौन सा MPA PTI का जुनैद अकबर के साथ रैली निकाल रहा है और फिर वो उसके डेवलपमेंटल फ़ंड बंद कर देती है। यानी कि वो उस MPA को सज़ा देती है जुनैद अकबर के साथ खड़े होने की, जिसको इमरान खान ने अपॉइंट किया है, और वो सज़ा किया है कि उस इलाके की आवाम पे जुल्म करो। ज़ाहिर है वो डेवलपमेंट फ़ंड हमारे पे लगना है, उसका क्या ताल्लुक है आपकी इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स से, लेकिन ये जुल्म चल रहा है, ये हर सूबे में है। जो MPA ज़्यादा चापलूसी करता है सिटिंग मिनिस्टर्स की, चीफ की, उसको ज़्यादा फंड मिलता है। यानी कि हम इंसेंटिवाइज करते हैं सिस्टम ऑफ ब्राउन नोजिंग। क्या आप चापलूसी करें, पैसे लें, अपनी आवाम पे खर्च करें। आप चापलूसी नहीं करेंगे, आपकी आवाम पे पैसा खर्च नहीं होगा। इस तरह हम डेमोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं। इस तरह हम MPs और MNAs को अपना पर्सनल गुलाम बनाते हैं कि जनाब आप बिल्कुल सेंटर की मानेंगे, पार्टी के लीडर्स की मानेंगे तो आपका सिस्टम चलेगा। इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में क्रश हो जाती है इससे। इसीलिए आप देखते हैं कि ग्रोथ विद इन पोलिटिकल पार्टीज नहीं होती डेमोक्रेटिक लाइंस के ऊपर, और यहाँ डेमोन्स्ट्रेट हो गया। अब इस इल्ज़ाम के रिस्पांस में आप तवक्को करेंगे कि केपी गवर्नमेंट से कोई जवाब आएगा रिस्पॉन्सिबल। बैरिस्टर सैफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा जुनैद अकबर को रोना धोना बंद कर देना चाहिए और घर पे रहना चाहिए। पार्टी का सीनियर लीडर जिसको इमरान खान ने एक जंग की कैफियत में अपॉइंट किया, जहाँ पे आपने धरने करने मेजर, आपने आगे जाके गवर्नमेंट टॉपल करनी, रेवोल्यूशन लानी है, उसको आप कह रहे हैं तुम पूरे घर पे बैठ जाओ। क्यों कह रहे हैं आप ये? आप ही कोई अंदर खाने बात हुई हुई है, कोई एजेंडा के तहत आप चल रहे हैं। अगर भैया आप एजेंडा के तहत चल रहे हैं तो आप अपने मनपसंद जर्नलिस्ट को, अवामुन्नास को बता दें कि वो जान के नजराने मत पेश करें, वो करोड़ों रुपया आपको चंदे की मद में मत दें। ज़ाहिर सियासी जमातें कैसे चलती हैं? फंडिंग पे चलती हैं। अवामुन्नास वो फंडिंग कर रही, तो आप सच बताएं कि यार खान साहब साढ़े आस्ते अंदर ही ठीक है, हम पर्सनल सियासतें चमका लें। अवाम का मकबूल तरीन लीडर आपको सूट करता है अंदर रहे। गद्दारी हमने नहीं की, PTI ने अपने ही लीडर के साथ की है। निशानदेही करने पर लोगों को तकलीफ़ होती है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह इंडिया के मुश्किल दिन चल रहे हैं, इन PTI के सो कॉल्ड सपोर्टर्स के भी मुश्किल ही दिन चल रहे हैं। हमने आपको सुबह बताया था कि हमास का रिस्पॉन्स आ गया था ट्रंप की ट्वीट को। हमास ने बड़े कैटेगोरिकली कहा था कि अगर सीज़ फायर परमानेंट है और विड्रॉल है तो फिर तो हम निगोशिएट करने को तैयार हैं। इवन हमास ट्रंप की इस फर्जी धमकी से कि ये डील एक्सेप्ट करो वरना तबाह हो जाओगे, नहीं मान रहा। ऐसा क्या कर लेगा ट्रंप या अमेरिका गाज़ा के लोगों को जो इसराइल ऑलरेडी नहीं कर चुका? ठीक है, तो आप इन लोगों को धमका नहीं सकते जिस तरह आप ईरान को धमका नहीं सकते थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आगे क्या बात की है, उसने जी फोर्डो में बहुत नुकसान हुआ हमारा, जो अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ने बॉम्ब ड्रॉप किया उससे हमारे फोर्डो वाले न्यूक्लियर रिएक्टर को बहुत नुकसान हुआ है। अब ये बड़ी पजलिंग स्टेटमेंट है। एक तरफ ईरान का ये मौक़िफ़ था हमारा डैमेज ही नहीं हुआ, एकदम से उनका ये मौक़िफ़ आगे नहीं हमारा बहुत डैमेज हुआ है। उसकी वजह ये है कि ईरान आहिस्ता आहिस्ता IAEA भी छोड़ गया और NPT से भी निकलना चाह रहा है। वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कहना कि दुनिया की एजेंसीज़ ने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया, जो उनका काम था प्रोटेक्ट करना फ्रॉम यूनिलैटरल इन्वेजन, तो लिहाजा हम दुनिया की एजेंसीज़ को मानते ही नहीं। उनका प्रोग्राम और सीक्रेटिव हो गया है। यानी कि ट्रंप का मकसद ये था कि ये अपनी यूरेनियम परसूनमेंट छोड़ दें, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना छोड़ दें। अब ईरान ने कहा कि जनाब क्योंकि आपने हमारा इतना नुकसान कर दिया है, हम आपकी मेन स्ट्रीम ट्रीटीज़ छोड़ देते हैं, अब हम एक खामोशी में अपना बॉम्ब बनाएंगे। तो ये पुट्ठा पड़ गया था डिसीजन ईरान को अटैक करने का। कंप्लीट एंड अटर फेलियर था, जिसके लिए 600 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए गए। ये जालिम लोग अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए हमारी जानें मार ले लेते हैं और अज़ाइम भी पूरे नहीं कर पाते। इतने घटिया और शर्मनाक लोग हैं, और पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। क्या कह सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने मज़ीद 30,000 ट्रूप्स भेज दिए रशिया को यूक्रेन की जंग लड़ने के लिए। कुछ अर्सा पहले उन्होंने 11,000 करीब भेजे थे, अब 30,000 मज़ीद भेज दिए। यानी कि यूक्रेन अब शोर मचा रहा है कि दुनिया हमें सपोर्ट करे, क्योंकि अब रशिया की सपोर्ट के लिए नॉर्थ कोरिया बंदे भेज रहा है, चाइना सैटेलाइट एड प्रोवाइड कर रहा है, और अनकरीब ये मामला बड़ा हो जाएगा। अब ये शोर वो क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि एट द सेम टाइम US ने कुछ वेपन सिस्टम्स जो यूक्रेन को देने थे, जिसमें पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम था, हेलफायर मिसाइल्स था और कई और चीज़ें थी, वो रोकती हैं। वो इतने फिलहाल रुझे तो उन्होंने नहीं दे रहे।
क्योंकि जो जियोपॉलिटिकली मूव हो रही थी वो फ्रांस, यूके और जर्मनी बड़ा उछल रहे थे कि जनाब हम नया वॉर हाउस बनेंगे और हम लेके चलेंगे ये यूक्रेन वाली जंग। तो अमेरिका ने कहा ठीक है तुम लेके चलो, हम फंडिंग भी बंद कर देते हैं, ज़रा वेपन सिस्टम्स भी नहीं देते। तो अब यूक्रेन की चीखें निकल रही हैं। बाइडेन एरा ने जो प्लेजेस की थी उसको थोड़ा ड्रॉबैक किया ट्रंप ने। इसकी एक और वजह भी है कि ट्रंप ने इंटरनली $2.3 ट्रिलियन का स्पेंडिंग बिल पास कराया है, जो उसने मिलिट्री डिफेंस, टैक्स कट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे अमेरिका में लगाना है। तो पैसा तो फाइनाइट है ना, कितना कहाँ मूव कर लोगे। अमेरिका का बस भी लिमिटलेस पैसा नहीं है। तो उन्होंने अब डिसाइड किया कि वो प्रायोरिटाइज करेंगे अपने आप को एज अपोज टू फॉरेन एजेंडाज को। वो नहीं अब यूक्रेन के हाथ बेवकूफ़ बनने वाले या फिर यूके के हाथ और फ्रांस के हाथ अपने इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखने के लिए। अगर हम रिजर्व सीट्स वाले मामले को समझें, मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि अमूमन इलेक्शंस में चोरी एक दफ़ा होती है, ये सेकंड टाइम हो रही है, हमारी आंखों के सामने हो रही है। जिस चीज़ को बुनियाद बनाया जा रहा है वो लॉजिक पे नहीं उतरती। पीटीआई को बैन कर दिया जाता है, उनका इलेक्शन सिंबल ले लिया जाता है। SIFC एक जमात है जो वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है, सारे लोग उसके बैनर के नीचे आना चाहते हैं। इलेक्शंस का ECP कहता है नहीं, आपने टाइमली कागज़ नहीं जमा कराए। हालांकि सबको पता है पाकिस्तान में कि SIFC PTI है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ये कागजी कार्रवाई पूरी नहीं है, लिहाजा हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी बुनियाद पे उनको कहा जाता है कि आप एक इकट्ठे जत्था नहीं है, आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती। और रिजर्व सीट्स पूरी नेशनल असेंबली की उठा के अकॉर्डिंग टू मिनिमल वोट शेयर दे दी जाती हैं बाकी जमातों को। यानी कि ये कानून इतना स्टूपिड है कि ये किसी अकल के मैट्रिक पे नहीं उतरता। ये तोशा खाना वाले कानून जैसा है कि PTI कहती है कि जनाब मरीम नवाज साहब ने तोशा खान से तोहफे लिए और शायद 1/4 प्राइस पे की या उससे भी कम की या नहीं की, और इमरान खान साहब इतने अच्छे हैं कि उन्होंने आधी प्राइस पे की। कितने वो दयालु हैं। हम कहते हैं अल्लाह के बंदे 100 रुपये की चीज़ तुम 100 रुपये में लो, 50 रुपये में क्यों ले रहे हो। कुछ कानून नहीं अकल पे बैठते। जिस तरह सेक्शन 144 है, ब्रिटिश साम्राज्य कानून इस्तेमाल करती थी हमें सब्जुगेट करने के लिए, आज हम वही कानून इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ना तब समझ आता था ना आज समझ आता है। चाहे सवात का ड्राउनिंग केस हो, चाहे टेररिस्ट अटैक्स का इंक्रीज़ हो। बाजौर में एक और टेररिस्ट अटैक हुआ है, एक असिस्टेंट कमिश्नर शहीद हो गए, 11 के करीब लोग इंजर हो गए उसके अंदर। इन ह्यूमन लाइफ्स की कोई वैल्यू ही नहीं, इनके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा। KP पुलिस अब कहती है कि जनाब हम 30 ड्रोन ख़रीद रहे हैं। मैं सदके जाऊँ, दहशतगर्दी का प्रॉब्लम 14 साल 15 साल से, अब आपको ख्याल है ड्रोन ख़रीदें। चलें, दे रहा है, दुरुस्त है। अब KP गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब हम फ्लड से बचने की इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं। हर साल सवात रिवर में ये होता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। जिस तरह हर साल नथिया गली जाते हैं, ट्रैफिक फंसती है, लोग फौत हो जाते हैं, खाई में गाड़ियाँ गिर जाती हैं, तो हम हर चीज़ पोस्ट फैक्ट करते हैं। वेदर वो इफेक्टिव होती है कि नहीं वो एक सेपरेट मैटर है, वो अगले साल बाद चलेगा जब हमें फ्लड आएगा। तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू पाकिस्तान में ज़ीरो है। हाँ, अगर आपको पॉलिटिशियन हो, कोई जज हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में हो, फिर आपकी वैल्यू है, फिर इदारे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा इस एलीट कैप्चर को समझें, इसके ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ बुलंद करें। ये काम हम करते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़, आपको हकीकत पहुंचाने के लिए। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करते हैं, बजट के ऊपर बहस करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कम से कम पता तो हो आपके साथ क्या हो रहा है। उसको हम कंट्रोल कितना कर सकते हैं अल्लाह जानता है, लेकिन एटलीस्ट वो नॉलेज तो हो हमारे पास, ताकि जो आप पर्सनल डिसीजंस लेते हैं टू सपोर्ट और नॉट सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी, टू स्टे इन पाकिस्तान नॉट स्टे इन पाकिस्तान, वो एजुकेटेड तो हो। आपका बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए, और हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।